गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुमित हूं और मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ ग्रीन केमिस्ट्री के 12th जो प्रिंसिपल हैं उनको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ग्रीन केमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। और आप अगर एलटी केमिस्ट्री में देखेंगे तो मॉड्यूल नंबर जो 4 है, यूनिट जो 4 है, उसका ये पहला टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री। और बाकी बहुत सारे कम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी ग्रीन केमिस्ट्री से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। तो पहली चीज़ जो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अगला है 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, उसके एग्जाम्पल के साथ। फिर एटम इकोनॉमी, रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, ग्रीन सॉल्वेंट। फोर्थ, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली चीज़ जो है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्रीन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ही चीज़ है, या ग्रीन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दोनों एक ही चीज़ हैं, बट लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। ग्रीन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कि कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, किसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है। ग्रीन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली पॉल्यूशन से रिलेटेड है। पॉल्यूशन से रिलेटेड है और पॉल्यूशन का प्रिवेंशन से रिलेटेड है। जबकि ग्रीन केमिस्ट्री फोकस करता है कि भाई इन्वायरमेंट में आपका पॉल्यूशन हो ही ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप पॉल्यूशन को डील करते हैं, पॉल्यूशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि भाई हमको तो पॉल्यूशन ही नहीं करना है। तो ग्रीन केमिस्ट्री डील्स विद द एलिमिनेशन और रिड्यूसिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब क्या हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं हमको उनको कम करना है या उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रीन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अगली जो चीज़ आती है कि ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। सस्टेनेबल केमिस्ट्री या सतत रसायन कहते हैं। तो सस्टेनेबल मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलता रहे, तो इसको हम सस्टेनेबल कहते हैं। क्या मतलब है सस्टेनेबल केमिस्ट्री का, कि मान लीजिए आपके पास जो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, या एनर्जी के सोर्सेस हो गया या जो नेचुरल रिसोर्सेस है, आप उनको इस तरीके से यूज़ करें कि आपकी जो डिमांड है उसको इस तरीके से यूज किया जाए कि आपके आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके। मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास पेट्रोलियम एक रिसोर्सेस है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। तो ऐसा नहीं कि हमने पेट्रोलियम का अंधाधुंध यूज़ कर दिया है, अब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अब हमारे पास पेट्रोलियम ही नहीं बचा है। तो इसको हम ये कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे आने वाली जनरेशन भी उस रिसोर्सेस का यूज़ कर सके। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की मैं बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल ये ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1970 में 1970 में पहली बार अमेरिका में एक एजेंसी बनी जिसका नाम था ईपीए। ईपीए का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। कभी कभी एग्जाम में वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है ईपीए क्या है। तो ईपीए स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो इस ईपीए ने क्या किया, ईपीए ने ये कोशिश की भाई कि एक एजेंसी बनाई गई जिसका मकसद था कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और अपनी स्टेब्लिशमेंट के 20 साल बाद यानी 1990 में ये पहली बार एक एक्ट लेके आया जिसका नाम था पीपीए। पीपीए का फुल फॉर्म है पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट। तो इस एक्ट में ये बताया गया कि पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। जो ईपीए थी आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसमें बहुत सारे मेंबर थे। उन मेंबर में से एक मेंबर था पॉल टी एनाटस। इस आदमी का नाम आप खास करके याद रखिए। पॉल टी एनाटस जो हैं इन्हीं को हम फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। और पॉल एनाटस ने ही 1991 में पहली दफ़े कहा कि ग्रीन केमिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। तो इससे भी सवाल आ सकता है कि पॉल टी एनाटस ने पहली बार ग्रीन केमिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो पॉल टी एनाटस ने किया 1991 में। पॉल टी एनाटस और उनके एक और दोस्त थे जिनका नाम जॉन सी वार्नर था।
तो 1998 में उन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। और इस किताब में पहली बार उन्होंने डिस्कस किया 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। पॉल टी एनाटस और जॉन सी वार्नर दो दोस्त थे, उन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था ग्रीन केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जहाँ पे पहली बार उन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। ठीक है जी। 1998 में कैलिफोर्निया में ग्रीन केमिस्ट्री लेजिस्लेशन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये ग्रीन केमिस्ट्री लेजिस्लेशन क्या है कि इसमें बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे देश आए, उन्होंने कहा कि भाई कि हम ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन केमिस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे। लेजिस्लेशन का फॉर्मेशन हुआ। अब ग्रीन केमिस्ट्री का मकसद क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री का मकसद है रिड्यूस और एलिमिनेट हजार्डस सब्सटेंसेस। मतलब क्या है कि पहले तो हजार्डस या जो टॉक्सिक या जो विषैले आप कह सकते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, पहले तो ऐसा किया जाए कि उनको एलिमिनेट किया जाए। मतलब आप हार्मफुल सब्सटेंसेस या हजार्डस सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस ही ना करें। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप ये कोशिश कीजिए कि वो कम से कम हैज़ार्डस सब्सटेंसेस आप प्रोड्यूस करें, क्योंकि हैज़ार्डस सब्सटेंसेस जो होंगे उनके साथ रिस्क एसोसिएटेड होगा। और रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है हज़ार्ड इनटू एक्सपोज। ठीक है। तो ये हमारी इथिकल और मॉरल ड्यूटी है एक नागरिक होने के नाते कि हम ग्रीन केमिस्ट्री को प्रमोट करें। आगे जाकर आपको समझ में आएगा कि ग्रीन केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ग्रीन केमिस्ट्री डिज़ाइन ए सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मकसद ये है कि केमिकल या प्रोडक्ट हमको इस तरीके से डिज़ाइन करने होंगे जो क्या हों, सेफ़र हों, उनका पर्यावरण पे नुकसान ना हो या वो पर्यावरण के लिए टॉक्सिक ना हो। सो ग्रीन केमिस्ट्री को हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिस्ट्री कह सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री को हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिस्ट्री कहते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री की जगह पे हम एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है बेगिन। BEGN बेगिन कह सकते हैं। बेगिन का मतलब होता है हार्मलेस और जेंटल और नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब जो हार्मलेस नहीं है, जो जिसके दुष्परिणाम नहीं है और जो जिंदगी पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक रिएक्शन कर रहे हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। आप जानते हैं रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बेंजीन ने एथीन के साथ रिएक्शन की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और स्टायरीन बना। ठीक है जी। तो अब दिक्कत क्या है ग्रीन केमिस्ट्री के हिसाब से? इस रिएक्शन में दिक्कत है। इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है कि इस रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है बेंजीन, वो क्या है, कार्सियोजेनिक है। कार्सियोजेनिक मतलब हो गया कैंसर कॉजिंग हो गया। तो बेंजीन से अगर कार्सियोजेनिक है तो जो हार्मफुल हो गया। अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उस बेंजीन को किसी और चीज़ से क्या कर सके, किसी और रिएक्टेंट से हम उस बेंजीन को रिप्लेस करें, ताकि जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाए, सेफ हो जाए। तो इसी के लिए 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने किया। अब आते हैं हम 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री का जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिवेंशन फ्रॉम ऑफ वेस्ट। पहला प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। एक स्टेटमेंट है, इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट रेदर देन ट्रीटिंग इट और क्लीनिंग इट। ठीक है जी। ये कह रहा है कि भाई कि वेस्ट को, जो आपका वेस्ट बना, वेस्ट को ट्रीट करना या ठीक करने से बेहतर है कि वो वेस्ट को होने ही ना दिया जाए। उदाहरण के लिए आप दिल्ली जाते हैं तो आप देखते हैं कि दिल्ली के आसपास बहुत सारी कूड़े के ढेर बने हुए होते हैं। अब सरकार प्रोजेक्ट चलाती है कि हम उनको कूड़े के ढेरों को या जो वेस्ट डंपिंग जोन है हम उनको क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, ये इस तरीके से। तो इसके बजाय फोकस ये होना चाहिए कि भाई वेस्ट ही जनरेट ना हो। तो वेस्ट को रिसाइकिल ठीक करने से बेहतर है कि वेस्ट को बनने से रोका जाए। तो पहला प्रिंसिपल कहता है प्रिवेंशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है जी। अब कोई रिएक्शन है A+B, उसमें C+D बन रहा है प्लस वेस्ट आपके बेसिकली वेस्ट क्या है, साइड प्रोडक्ट हैं। वेस्ट क्या है, आपके साइड प्रोडक्ट है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वेस्ट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगा। और वेस्ट ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा और पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम किसी भी रिएक्शन की ई फैक्टर निकालते हैं। ई फैक्टर कैसे निकलता है, वेट ऑफ वेस्ट
और साइड प्रोडक्ट का वेट कितना है और मेन प्रोडक्ट का वेट कितना है, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम ई फैक्टर कहते हैं। तो बेसिकली ई फैक्टर क्या है, वेट ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो ई फैक्टर जितना ज़्यादा होगा वेस्ट उतना ज़्यादा होगा, उस रिएक्शन की इफ़िशियंसी उतनी कम होगी। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि वेस्ट क्या होना चाहिए, वेस्ट का ई फैक्टर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए कि ताकि रिएक्शन की इफ़िशियंसी ज़्यादा हो। अब एक तो सवाल ये हो गया कि हम कह रहे हैं कि भाई कि वेस्ट को बनने ही नहीं देना है। अब सवाल ये उठता है कि मान लो अगर वेस्ट बन गया है तो उस वेस्ट का क्या किया जाए। तो उस वेस्ट को आप डिस्पोज कर सकते हो, आप उस वेस्ट को रीयूज़ कर सकते हो और आप उस वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि रीयूज़ और रिसाइकल में क्या अंतर है। तो रीयूज़ में जैसा वेस्ट आपको मिला, मतलब जो साइड प्रोडक्ट मिला, आपने किसी और जगह उसका इस्तेमाल किया, उसमें उसके जो फंक्शनिंग है उसमें कुछ भी चेंजेस आपने नहीं किया, तो वो रीयूज़ है। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने कोई रिएक्शन की, उसमें आपको मान लेते हैं आपको शुगर मिली, और शुगर क्या है, साइड प्रोडक्ट थी आपके लिए, तो आप शुगर के फंक्शन में बिना चेंज किए हुए आप शुगर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो रीयूज़ है। लेकिन रिसाइकिल का मतलब क्या हो गया कि आपने उसकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा चेंज किया और फिर से आप उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब वेस्ट को, अब अगला सवाल ये आता है कि भाई वेस्ट को होने से कैसे रोकें। तो आप रिएक्शन की चॉइस देख सकते हैं और प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री को हम सॉल्वेंट लेस केमिस्ट्री कहते हैं, सॉल्वेंट लेस केमिस्ट्री भी कहते हैं। या अब देखिए सॉल्वेंट क्या, बेसिकली अधिकतर टाइम सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं या टॉक्सिक होते हैं। अधिकतर जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास हैं वो हार्मफुल या टॉक्सिक हैं। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल से भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एग्जाम्पल के थ्रू में। जैसे पेपर इंडस्ट्री में क्या किया आपने, आप क्या करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में आप लकड़ी से पेपर बनाते हैं। तो जब आप लकड़ी से पेपर बनाते हैं तो पेपर सफ़ेद रंग का नहीं होता, जिस पेपर मैंने भी लिखा, तो पेपर सफ़ेद रंग का नहीं होता है। उसको सफ़ेद करने के लिए हम किसी ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अधिकतर केसेस में हम क्लोरीन जो है, Cl2 जो है, उसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन क्लोरीन के साथ दिक्कत क्या है, क्लोरीन हार्मफुल है, और जो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हैं वो भी क्या है, हार्मफुल होते हैं। तो उसकी जगह पे हमने क्या किया, एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढने की कोशिश की कि ठीक है भाई वेस्ट, हमने H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अगर जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, वो हमने उसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करना शुरू किया। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब कि अगर आपके पास कोई वेस्ट हो भी रहा है तो कोशिश कीजिए कि उस वेस्ट को कम से कम कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसकी जगह पे कोई दूसरा अल्टरनेट आप यूज़ कर सकें। जैसे अगर आप देखेंगे स्टेप नंबर, ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड, तो इपॉक्साइड, इसके दो मेथड है। तो पहला मेथड में 2 स्टेप है, क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करता है और आपका प्रोडक्ट बनता है, और उसके साथ HCl आपके पास साइड प्रोडक्ट है। स्टेप 2 में जो आपका जो प्रोडक्ट बना था उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके आप इपॉक्साइड बनाते हैं। अगर आप देखेंगे इस फैक्टर का, इस रिएक्शन का ई फैक्टर 5 है। इस ई फैक्टर 5 है, मतलब हमारा मेन प्रोडक्ट तो क्या है, इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड क्या है, इपॉक्साइड जो 3 मेंबर रिंग जिसके साथ ऑक्सीजन है वो इपॉक्साइड है। उस इपॉक्साइड के साथ आपने क्या किया है, लेकिन उसके साथ CaCl2 बना है और H2O बना है, मतलब उसके साथ साइड प्रोडक्ट भी बने हैं। तो इसीलिए रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारे साइड प्रोडक्ट कम से कम बने। तो इसके लिए इसकी जगह पे अल्टरनेट क्या है, अब अल्टरनेट ये कि इसकी जगह इस रिएक्शन का अल्टरनेट क्या है, इस रिएक्शन का अल्टरनेट क्या है, आपने इथाइलिन लिया, इथाइलिन की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ किया और आपका इपॉक्साइड बना। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये एडिशनल रिएक्शन है और इस एडिशनल रिएक्शन में आपके पास कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इस रिएक्शन का जो ई फैक्टर है जो वो कितना है, 0.3 है। इस रिएक्शन का जो ई फैक्टर है वो आपका 0.3 है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका ई फैक्टर जो है वो कम से कम होना चाहिए। और ई फैक्टर कम से कम कब होगा, जब आपका वेस्ट या साइड प्रोडक्ट क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल से भी मैं इसको समझा सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन।
सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl की रिएक्शन आप जब अमोनिया से करते हैं तो आपकी हाइड्रोजीन बनती है, हाइड्रोजीन के साथ आपके NaCl और H2O बनता है, हाइड्रोजीन के साथ NaCl और H2O बनता है। अब आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजीन है। उस हाइड्रोजीन के साथ आपको कुछ साइड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे NaCl और H2O आपके क्या है साइड प्रोडक्ट हैं। तो इसका अल्टरनेट पाथ ये है कि हमने क्या किया, H2O2 की रिएक्शन हमने अमोनिया से की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल गया मुझे, हाइड्रोजन प्रोडक्ट मिल गया है, उसके साथ वाटर मिला। अब देखिए पहली रिएक्शन में आपके पास NaCl और H2O क्या है, आपके साइड प्रोडक्ट हैं, लेकिन दूसरी वाली रिएक्शन में आपके पास सिर्फ एक ही साइड प्रोडक्ट मिल रहा है जो क्या है, वाटर है। और वाटर तो ईजी है, वाटर ईजिली आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसको क्या करेगी, फेवर करेंगी। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो कहती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एटम इकोनॉमी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एटम इकोनॉमी। अब क्या किया, एटम इकोनॉमी, इसको आप ये समझ सकते हैं कि एटम इकोनॉमी ये है कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना बदल रहा है। मान लीजिए A+B आपकी कोई रिएक्शन थी, उस रिएक्शन पे आपका C+D बना। ठीक है जी। एटम इकोनॉमी को ऐसे समझिए, मैंने क्या किया, 20 ग्राम A लिया और मैंने 80 ग्राम B लिया, मतलब मैंने टोटल क्या किया था, 100 ग्राम मैंने रिएक्टेंट लिए थे, और मेरा जो मेन प्रोडक्ट बना वो मेन प्रोडक्ट कितना हो गया, मुझे 70 ग्राम C मिला और 30 ग्राम मुझे D मिला। अब मेरी ज़रूरत सिर्फ क्या थी, C थी, तो मेरी यहाँ पे जो एटम इकोनॉमी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो एटम इकोनॉमी निकालते कैसे हैं, एटम इकोनॉमी जैसे इस रिएक्शन में देखिए A+B = C+D। C आपका मेन प्रोडक्ट है, D आपका क्या है, साइड प्रोडक्ट है। तो एटम इकोनॉमी जो होती है बेसिकली वो एटम इकोनॉमी होती है आपकी कि molecular mass of weight of main product divided by mean of weight of your side product plus weight of side product plus mean product into 100। तो एटम इकोनॉमी आप ये कह सकते हो कि मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। एटम इकोनॉमी क्या होती है बेसिकली, एटम इकोनॉमी जो होती है ये समझिए कि आपका रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो एटम इकोनॉमी जो हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। ठीक है जी। अब हो गया, एक सवाल यहाँ से आ सकता है कि ग्रीन केमिस्ट्री में एटम इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई कंडीशन ना दे रखी हो तो आपकी वो एटम इकोनॉमी जो होगी वो 72% से लेकर 82% होगी, 72% से लेकर 82% होगी। लेकिन अगर आपकी एडिशनल रिएक्शन है उसमें जो एटम इकोनॉमी होगी वो 100% होगी। 100% क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन अगर है तो उसकी जो एटम इकोनॉमी जो होगी वो लेस देन 100 होगी, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट आपका निकलेगा। उसी तरीके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो एटम इकोनॉमी होगी वो भी कितनी होगी, लेस देन 100%, मतलब कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है उसमें एटम इकोनॉमी कितनी होगी, 100% होगी। तो दो रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें आपके पास क्या होंगी, एटम इकोनॉमी 100% होगी, एडिशनल रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन आपने O2 के साथ किया, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में इपॉक्साइड बना। अब क्योंकि यहाँ पे कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बना है तो यहाँ पे एटम इकोनॉमी कितनी होगी, 100%। दूसरी जो रिएक्शन है डील्स एल्डर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बना है इसीलिए एटम इकोनॉमी 100% है। लेकिन हैबर प्रोसेस में भी देखेंगे आप, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो एटम इकोनॉमी है 100% है। लेकिन विटिंग रिएक्शन जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका साइड प्रोडक्ट भी बन जाता है, इसीलिए एटम इकोनॉमी अब 100% नहीं हो सकती है, वो कितनी है, 35% है। अगर आपकी किसी रिएक्शन में एटम इकोनॉमी कम आ रही है तो आपको कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड ढूंढना होगा जिससे एटम इकोनॉमी क्या हो सके, आपकी बढ़ सके, एटम इकोनॉमी आपकी बढ़ सके। तो बेसिकली एटम इकोनॉमी क्या होती है, एटम इकोनॉमी जो होती है कि आपका रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है।
मैंने आपको कहा वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एटम इकोनॉमी इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट मीन प्रोडक्ट जिसको कह रहे हैं आप। एटम इकोनॉमी इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। अब आते हैं हम थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल कहता है लेस हैज़ार्डस एंड केमिकल सिंथेसिस। तो केमिकल सिंथेसिस इस तरीके से किया जाए कि वो क्या हो, लेस हैज़ार्डस हो या कम नुकसानदायक हो। अगर मुमकिन हो तो सिंथेसिस इस प्रकार से की जाए कि वो लेस हैज़ार्डस हो या उसकी टॉक्सिसिटी ना हो। लेकिन whenever it is practicable, synthesis methods should be designed to generate substance that possess little or no toxicity। अगर मुमकिन हो तो आपको सिंथेसिस मेथड आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस ना बना रहे हो। जैसे पॉलीस्टाइरीन हो गया है, पॉलीस्टाइरीन से, या जैसे थर्माकोल जो आप देखते हैं ना, हल्की सी शीट होती है, तो थर्माकोल जो हो गया है, थर्माकोल को बनाने के लिए हम पहले CFC का यूज़ करते थे। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप इससे वाकिफ़ हैं। तो ये जो CFC थी, इस CFC के कुछ नुकसान थे। CFC का नुकसान क्या थी कि भाई कि ये एक तो ओजोन लेयर को कोई क्षति पहुंचा रही थी। ओजोन लेयर O3 डिप्लेक्टर थी। दूसरा फ्लेमेबल थी, ये ज्वलनशील थी। तीसरी एक्सप्लोजिव थी, टॉक्सिक थी, और इससे स्मोकी थी, मतलब इससे क्या हो रहा था, स्मोक जनरेट हो रहा था। तो CFC एक ब्लोइंग एजेंट, बेसिकली CFC, अब सवाल ये भी उठता है CFC का इस्तेमाल क्यों किया गया। CFC का इस्तेमाल किया गया ब्लोइंग एजेंट के लिए, और ब्लोइंग एजेंट क्या होता है, जो डेंसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस CFC की जगह एक अल्टरनेट ढूंढा गया, जो क्या था, CO2 क्या था आपका ब्लोइंग एजेंट का काम करने लगा। एक और एग्जांपल भी है, जैसे कपड़ों को डाई क्लीनिंग करने के लिए पहले हम PERC का इस्तेमाल करते थे। PERC क्या है, पर क्लोरोइथाइलिन है, जिसका फॉर्मूला Cl2C डबल बॉन्ड Cl2C है, का यूज़ करते थे। अब ये PERC जो है ये कार्सिनोजेनिक था, और इसका एक और नुकसान था। नुकसान ये है कि ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता था। अब इसके लिए हमने कोई अल्टरनेट सोर्स देखना था। ड्राई क्लीनिंग, आप कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, तो उधर किसका यूज़ होता है, PERC का इस्तेमाल होता था। अब उसकी जगह पे एक अल्टरनेट सोर्स यूज़ किया कि हमने कि लिक्विड हम CO2 का इस्तेमाल करेंगे और सफिकेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री डील्स विद द लाइफ साइकिल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। अच्छा, ग्रीन केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बनाया और ग्रीन केमिस्ट्री का काम खत्म हो गया। ग्रीन केमिस्ट्री ये है कि भाई कि जब तक वो प्रोडक्ट है, उसकी लाइफ साइकिल, जब तक वो प्रोडक्ट है बनने से लेकर आखिरी टाइम तक, जब तक वो है, तो तब तक उस प्रोडक्ट को क्या करना, मॉनिटर करना, ये किसका काम है, ग्रीन केमिस्ट्री का काम है। अब आते हैं हम फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, डिज़ाइन ऑफ ए सेफर केमिकल। सेफर केमिकल क्या है कि केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन टू अचीव दियर डिज़ायर फंक्शन एट द सेम टाइमिंग मिनिमाइजिंग दियर टॉक्सिसिटी। मतलब क्या हो गया है कि आप ठीक है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाइए कि उनका ही जो फंक्शन है, जिस काम के लिए वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एक तो उसमें चेंज ना हो, ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो बना रहे। दूसरी चीज़ कि उनकी जो टॉक्सिसिटी है, वो टॉक्सिसिटी क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। एग्जाम्पल के लिए एसिटानालाइड है, जिसके पास बेंजीन के पास NHCOCH3 है। ये जो है, ये भी एक दर्द निवारक है, लेकिन ये टॉक्सिक था, इसका हार्मफुल इफेक्ट था। तो इसी की जगह से इसकी स्ट्रक्चर में हमने थोड़ा सा चेंज किया। इसकी पैरा पोजीशन पे जब हमने OH लगाया तो वो पैरासीटामोल बन गया। और पैरासीटामोल वो ये भी क्या है, देखो दोनों का फंक्शन क्या है, दर्द निवारक है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन पहला वाला टॉक्सिक है और दूसरा वाला टॉक्सिक नहीं है। तो इसका मतलब हो गया है कि प्रोडक्ट आपको ऐसे बनाने हैं कि उनके फंक्शन में चेंज किए बगैर आप उनकी टॉक्सिसिटी को क्या कर सको, रिड्यूस कर सको। जैसे थाइलोनोमाइड एक ड्रग है, थाइलोनोमाइड ड्रग जो हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देती है, प्रेगनेंसी में देते हैं महिलाओं को सुबह, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या थे कि भाई कि बच्चों में बर्थ डिफेक्ट हो रहे थे, जन्मजात बीमारियां हो रही थी कुछ बच्चों में। तो अब हमको कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी थी कि
कि जो थैलेनामाइड ड्रग है इसकी प्रोसेस को, इसके फंक्शन को चेंज किया जाए। जैसे डिटर्जेंट हो गया है, डिटर्जेंट क्या होते हैं बेसिकली? डिटर्जेंट आप देखेंगे वो सोडियम सॉल्ट होते हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड के, सोडियम सॉल्ट होते हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड के। लेकिन डिटर्जेंट के साथ एक दिक्कत है, डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं तो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो अब क्या किया जाए, यदि आपकी जो इसमें डिटर्जेंट में जो सोडियम, जो एल्काइल चेन है, आपकी एल्काइल जो चेन है जो पहले ब्रांच फॉर्म में थी, अगर आप उसको लीनियर कर दें तो इसकी जो टॉक्सिसिटी हो जाए उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके, देखिए पहले तो कोशिश ये कीजिए कि आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो टॉक्सिक ना हो, और यदि वो टॉक्सिक हों तो उनके फंक्शन में, उनके स्ट्रक्चर में इस तरीके से चेंज करो कि उनका फंक्शन चेंज हुए बिना उनकी टॉक्सिसिटी क्या हो सके, कम हो सके। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ जो प्रिंसिपल है, सेफर प्रिंसिपल, सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। पहले सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, बेसिकली ये कहता है कि ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि पहले तो आप क्या कर रहे हो कि सॉल्वेंट या ऑक्सिलरी का इस्तेमाल मत करो, सॉल्वेंट या ऑक्सिलरी का इस्तेमाल मत करो, और अगर कर भी रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, सेफर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा भाई, इस पूरी पीडीएफ में, इस पूरी वीडियो में एक एक बात से आपके सवाल बन सकते हैं थ्योरेटिकल, इसलिए सॉल्वेंट सेफ होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऑक्सिलरीज क्या हो गया, सॉल्वेंट तो आपको पता ही है, सॉल्वेंट बेसिकली क्या करता है, सॉल्वेंट क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अच्छा, ऑक्सिलरीज का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा केमिकल विच इज़ नॉट ए रिएजेंट। रिएजेंट के अलावा जो एक्स्ट्रा केमिकल जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे ड्राइंग एजेंट हो गया है, एक्सट्रैक्शन एजेंट हो गया है, बाकी और जो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि आपको सॉल्वेंट या ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं करना है, और ख़ासकर उनका नहीं करना है कि जो क्या हों, टॉक्सिक हों। और ठीक है जी, ये हो गया है। अब सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट पहला तो मास ट्रांसफ़र करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। मास ट्रांसफ़र कैसे करता है कि सॉल्वेंट मतलब जैसे आपने एक गिलास पानी में आपने चीनी डाली, चीनी पहले एक ही जगह पे थी, अब पानी का काम क्या है कि उस चीनी को पूरी जगह क्या करते ना, फैला देना। दूसरा काम क्या है, हीट एक्सचेंज करना। अच्छा, अब एक चीज़ सवाल मैंने पहले कहा था कि पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर भी रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जो ट्रेडिशनल सॉल्वेंट जो हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ दिक्कत ये है कि बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लेकिन वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग हो गया। क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म अब तो बैन हो गया है। क्लोरोफॉर्म क्या है, एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक का मतलब आपको बेहोश कर सकता है। जैसे जैसे ये PECE जो है, Cl2C डबल बॉन्ड CCl2 जो है, ये भी क्या है, सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक है। या CH2Cl2 हो गया, या CCl4 है, या CCl4 हो गया, या CH2Cl2 हो गया, दोनों क्या है, फ्लेमेबल हैं। तो इसीलिए ये इनके साथ दिक्कत है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि इन सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे VOCS हो गया, ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। VOCS होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से वो इजीली इवोपरेट हो जाते हैं। और अगर वो टॉक्सिक है और वो इवोपरेट हो जाए तो वो आपकी एयर में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे आपको बाकी जो भी उस हवा में सांस लेगा वो उन सबको भी चले जाएगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीन सॉल्वेंट। ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन सॉल्वेंट होने की कुछ कंडीशन है। पहली तो वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आसानी से वो मिल जाना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, उसकी एटम इकोनॉमी क्या हो, मैक्सिमम हो, एटम इकोनॉमी मैक्सिमम होनी चाहिए। तीसरी चीज़, वो नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल तरीके से मिल रहा हो, नॉन टॉक्सिक हो और सस्ता हो। तो ग्रीन सॉल्वेंट, तो ग्रीन सॉल्वेंट के कुछ क्या है, ग्रीन सॉल्वेंट के कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ हैं। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, मैक्सिमम एटम इकोनॉमी होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अब कौन कौन से ग्रीन सॉल्वेंट है, H2O सबसे बढ़िया ग्रीन सॉल्वेंट है। सुपर क्रिटिकल CO2 हो गया, H2O हो गया है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया है,
आयनिक लिक्विड जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम हो वो सब क्या है आपके ग्रीन सॉल्वेंट है। तो ग्रीनेस्ट जो सॉल्वेंट है वो क्या है H2O है। H2O को हम ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट कहते हैं, यह सबसे बढ़िया सॉल्वेंट है वाटर। पहले तो क्या हो गया है कि सबसे बढ़िया बात तो ये क्या है कि बहुत सारी जो पोलर चीज़ें हैं वो जो चीज़ें हैं वो वाटर में, बहुत सारी चीज़ें वाटर में सॉल्यूबल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो वाटर में इनसॉल्यूबल हैं, तो उनके लिए आप PTC का इस्तेमाल करते हैं। PTC क्या है? फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट क्या करता है कि वाटर में मान लो कोई सॉल्यूबल चीज़ नहीं है कि अगर फिर फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट उसको क्या कर देगा? वाटर सॉल्यूबल कर देगा। ठीक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल आपका है डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। आपको अपनी एनर्जी की ज़रूरतें पता होनी चाहिए। ये क्या कहता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए केमिकल प्रोसेस शुड बी रिकॉग्नाइज। अच्छा, आपकी किसी केमिकल प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगने वाली है इसका आपको अनुमान होना चाहिए। ठीक है जी, ताकि आप उसका एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है उनको मिनिमाइज़ कर सकें। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि आपको कम से कम एनर्जी का यूज़ करना है। एक तो इसमें दिक्कत क्या है, एक तो एनर्जी कम यूज़ करोगे तो एक तो इकोनॉमिकल, आपके पास पैसे भी बचेंगे और एनर्जी भी बचेगी। देखा नेक्स्ट क्या है, जो सिंथेटिक जो मेथड हैं उनको क्या करना चाहिए? एम्बिडेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करना चाहिए? कंडक्ट करना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि मान लो आपकी कोई रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो आप कोई दूसरा तरीका ढूंढिए कि जिससे वही रिएक्शन आपकी 25 से 30 डिग्री पे हो सके, जो इजीली अवेलेबल है। तो ये कोशिश करना है, क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी का खर्च होता है। किस में खर्च होता है? हीटिंग में, कूलिंग में, ड्राइंग में, पंपिंग में, सेपरेशन में, तो इन सब में। तो जैसे जो बेसिकली दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ट्रेडिशनल जो सोर्सेस हैं, जो आपके नॉन रिन्यूएबल्स जो सोर्सेस हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, बाकी और जो चीज़ें हैं आपकी जो ख़त्म हो सकती हैं, तो इनके क्या है आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ठीक है जी। तो इससे दिक्कत ये है कि ट्रेडिशनल सोर्सों का यूज़ कम से कम करना है। ठीक है। अब ट्रेडिशनल सोर्सों से आपके पास क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। तो यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक एनर्जी, अब आप क्या कर सकते हो? एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिंडल एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की जो प्रकाश है वो तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, और जो हवा है वो भी ख़त्म होने वाली नहीं। अगर आप इसका एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका ये रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। तो अगर आज के दिन पे आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सोर्सेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सोलर प्लांट लग रहे हैं, आपका विंड प्लांट लग रहे हैं, गांव-गांव में सोलर पैनल लग रहे हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है एनर्जी सोर्सेस का। तो ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि एनर्जी के यूज़ को कम से कम करो। अच्छा भाई, अब सवाल आता है कि एनर्जी के यूज़ को कैसे कम किया जाए? कि अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं या बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी का यूज़ कम हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट आपको अल्टरनेट पाथ देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम होगा तो कम से कम एनर्जी लगेगी। या फोटोकेमिकल रिएक्शन, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके लिए हीट ज़रूरी होती है, उनको थर्मल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको होने के लिए सनलाइट की रिएक्शन ज़रूरत होती है, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। माइक्रोवेव जो है उनको हम ग्रीनर अप्रोच कहते हैं। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती 2.45 गीगाहर्ट्ज़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको कहा इस वीडियो में मैं जितनी चीज़ें आपसे कह रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, आप इनके नोट्स बनाइए। सोनो केमिस्ट्री है जिसमें आप अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत हाई यील्ड देता है, 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज का इस्तेमाल करता है। अब आता है 7th जो प्रिंसिपल है आपका, वो है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। रिन्यूएबल हो गया जिसका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और फीड स्टॉक का मतलब हो गया है रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये हो गया है कि आप जिससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट हो, स्टार्टिंग मटेरियल है या जो रॉ मटेरियल हो गया, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। जैसे एग्रीकल्चर और अगर आप एग्रीकल्चरल
रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और जो तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। अब इसके दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। एक तो है बायोडीज़ल। बायोडीज़ल क्या होता है, बायोमास या क्रॉप से मिलकर या फसलों से मिलकर बनता है। तो ये अल्टरनेट सोर्स है रॉ मटेरियल हो गया, या बायोप्लास्टिक हो गया। बायोप्लास्टिक क्या है, पॉलीलैक्टिक एसिड, जिसे हम PLA भी कहते हैं। ये किससे बनता है, कॉर्न से और पोटैटो वेस्ट से। कॉर्न से और पोटैटो वेस्ट से जो ये बनता है। तो ये बायोप्लास्टिक जो है, ये कौन सी किसका एग्जाम्पल है, 7th प्रिंसिपल का यूज़ है और पोटैटो वेस्ट में है। जैसे ये हो गया है। 8th प्रिंसिपल कहता है रिड्यूस डेरिवेटिव। मतलब क्या हो गया है कि मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होती है। एग्जांपल के लिए कोई रिएक्शन 7-8 स्टेप में हो रही है। अब हर स्टेप में आपके पास क्या बन रहा होगा, मेन प्रोडक्ट के साथ आपके कुछ डेरिवेटिव भी बन रहे होंगे, कुछ साइड प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे। अब वो जो साइड प्रोडक्ट जो है उनकी वजह से क्या हो रहा होगा, उनको हटाने के लिए आपको अल्टरनेट रिएजेंट की ज़रूरत पड़ रही होगी, या एनर्जी, टाइम, बहुत सारी ज़रूरतें पड़ रही होगी। तो कोशिश आप ये कीजिए कि कोई रिएक्शन अगर ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो उसको कम से कम स्टेप में करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगी, मनी बचेगा। तो ये हो गया रिड्यूस डेरिवेटिव को कम कीजिए। अगर कोई रिएक्शन अधिक स्टेप में हो रही है तो उसे कम से कम स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। 9th जो है, यूज़ ऑफ कैटेलिटिक रिएजेंट। जैसे आप देखेंगे, अच्छा, दो तरीके के रिएजेंट होते हैं। जैसे LiAlH4 और NaBH4 है, ये दोनों भी रिडक्शन करते हैं। लेकिन ये क्या है, स्टायरोमेट्रिक रिएजेंट। स्टायरोमेट्रिक रिएजेंट का मतलब हो गया उनको एक फिक्स अमाउंट आपको देनी पड़ेंगी और वो कंज्यूम होते हैं। लेकिन आप देखेंगे, जैसे आप क्या करते हैं, एथीन लेते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं निकल, पैलेडियम या प्लेटिनियम के प्रेजेंस में CH3 एल्केन बनाने के लिए। तो 9th प्रिंसिपल कहता है कि स्टायरोमेट्रिक रिएजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनसे बेहतर है कि आप कोई कैटालिटिक रिएजेंट का इस्तेमाल करो। अब कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट आपको एक अल्टरनेट पाथ देता है। बेसिकली क्या हो गया है, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो रिएक्शन से प्रोडक्ट जाने के बीच में, उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्शन की एनर्जी और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी को, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है अल्टरनेट पाथ देकर। ठीक है, अगर आपका क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो आपके पास रिएक्शन लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हो सकती है। तो कैटलिस्ट की वजह से एटम इकोनॉमी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम हैं जिन्हें हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे जियोलाइट है, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट है, सॉलिड एसिड बेस हो गया है। एंजाइम क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेरियो स्पेसिफिक हो गया है, मान लो कोई मॉलिक्यूल अगर कायरल है, उसके D और L फॉर्म बन रहे हैं, तो और आप अच्छा, बाकी स्टीरियोमेट्रिक में क्या होता है कि आपको D फॉर्म चाहिए था, लेकिन आपको D फॉर्म के साथ कायरल कार्बन का L फॉर्म भी मिल गया, रेसिमिक मिक्सर मिल गया। लेकिन अब जब आप एंजाइम करते हैं तो आपको जो फॉर्म चाहिए, D चाहिए तो D ही मिलेगा, और L चाहिए आपको तो L ही मिलेगा। तो और एक तो ये होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक और दूसरे स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक ही बार उसको यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम एक्वस मीडियम में काम करता है, और एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती है वो वन स्टेप में होती हैं। ठीक है जी। अब फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट 10th प्रिंसिपल हो गया है, डिज़ाइन ऑफ द फॉर डिग्रेडेशन। इसका मतलब जो हो गया कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या होने चाहिए, डिग्रेडेबल होने चाहिए, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करने चाहिए। जैसे माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये बहुत सारी चीज़ों को खुद ब खुद क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। जैसे ट्रेडिशनल हैं, जैसे ट्रेडिशनल में आप जैसे DDT, CFC, पॉलीथीन एक्स्ट्रा, ये तो सब ट्रेडिशनल थे जो डिग्रेड नहीं होते थे। DDT हो गया, इंसेक्टिसाइड था, कीटनाशक था। अब तो ये बैन हो गया है, तो लेकिन ये क्या था
ये क्या होता था, डिग्रेड नहीं होता था एनवायरनमेंट, इसकी वजह से इसको बैन करना पड़ा। लेकिन इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आलू के छिलके और आलू के वेस्ट से और कॉर्न के वेस्ट से बन जाता है। तो अब वो ग्रीन केमिस्ट्री की अप्रोच हो गई है। 11th जो प्रिंसिपल है, रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। मतलब क्या हो गया है कि मान लीजिए आपने क्या किया, किसी भी रिएक्शन को आप मॉनिटर करते रहेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन 10 घंटे के लिए हो रही है, आपने 10 घंटे छोड़ दिया। उस 10 घंटे में क्या हो रहा था आपको कि 8वें घंटे में आपका प्रोडक्ट बना और 2 घंटे बाद आपका वेस्ट बन रहा था। तो आप रिएक्शन को इस तरीके से मॉनिटर कीजिए कि ठीक आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके बाद आपकी रिएक्शन रुक जाए, या आप साइड प्रोडक्ट को या वेस्ट को होने से रोक सके। हमें रिएक्शन को इस प्रकार से देखना है कि डिज़ायर प्रोडक्ट बनने के बाद हार्मफुल प्रोडक्ट न बन पाए। 12th प्रिंसिपल क्या कहते हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन। आपको जो एक्सीडेंट जो है, दुर्घटनाएं जो हैं, उन दुर्घटनाओं को होने से रोकना है। इसके लिए जो भी मेजरमेंट या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए वो आप फॉलो कीजिए। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसकी लीकेज की वजह से ये हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक भेजिए, बाकी लोगों तक भेजिए। थैंक यू।